नमस्कार। मेरी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशंस मैंने आप लोगों से किए, बट कई बार बच्चे आते हैं और पेरेंट्स भी मुझसे और बीमारियां भी पूछते हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। सो आज मैंने आपके लिए प्लान किया एक मीट द एक्सपर्ट सेशन, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट किया शहर के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट और मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर नीरज वरयानी से, ताकि ये आएँ और कुछ हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करें या कुछ कॉमन क्वेरीज को सेटल करें। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस जो डॉक्टर नीरज मेरे पास आते हैं वो पीडियाट्रिक इको को लेके आते हैं। तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी कि एक पीडियाट्रिक इको वर्सेस एडल्ट इको में क्या डिफरेंस एक पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए? जी जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज वरयानी। सबसे पहले तो थैंक यू डॉक्टर क्षितिज इज चाइल्डहुड फ्रेंड। सो जैसे डॉक्टर क्षितिज ने क्वेश्चन पूछा कि पीडियाट्रिक इको एक एडल्ट इको से कैसे डिफरेंट है और उसमें हम लोग क्या क्या उसमें डिफरेंसेस देखते हैं, तो सबसे पहले बच्चों में जो इकोकार्डियोग्राफी का जो रिक्वेस्ट है वो हम लोग को ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस लोग रेफ़र करते हैं जब उन्हें आले से सुनने में, स्टेथोस्कोप से सुनने में कोई अबनॉर्मल साउंड उनको फील होती है ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन। देन वी गो फॉर एकोकार्डियोग्राफी। सो इकोकार्डियोग्राफी एक अल्ट्रासाउंड है हार्ट का, जो कि हम लोग न्यूबॉर्न बच्चों से, जो नवजात शिशु से लेकर के जब तक बच्चा एडोलेसेंट, जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप 18 ईयर्स ऑफ एज तक हम लोग उसको करते हैं। उसके बाद एज अ एडल्ट ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड। सो बच्चों में, खास करके छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बच्चों में, क्योंकि बच्चे बहुत इरिटेबल रहते हैं, घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, तो कई बार हम लोग को उनको थोड़ा पैसिफायर्स देने पड़ते हैं और कई माँ की गोद में उसको इको को किया जाता है ताकि बच्चे को बहुत कंफर्टेबल फील हो। और बच्चे को हम लोग एक रूम टेम्परेचर भी हम लोग अकॉर्डिंग टू, मतलब बच्चे की कंफर्ट जोन में 28 to 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके न्यूबॉर्न का, क्योंकि ये बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, तो टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए एंड देन वी डू द इको। और कई बार हमें उनको सिरप भी देना पड़ता है उसके लिए। तो जैसा कि मैंने आपकी बातों से समझा, एक पीडियाट्रिक इको करने के लिए सबसे मेन चीज़ है बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए प्रोबेबली, क्योंकि प्रोबेबली आप हार्ट रेट दवा से तो कंट्रोल करोगे नहीं उसमें। सो एक मेजर चीज़ जो अटकती है वो हाउ टू कंट्रोल दी हार्ट रेट जब हम इको करते हैं। दूसरा, इक्विपमेंट का भी फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने पीडियाट्रिक इको किसी को लिखा, देखो समवेयर, एंड वहाँ मना कर देता है कि नहीं, बच्चों का इको नहीं करते। तो क्यों ऐसा होता है कि लाइक क्या आपके पास एक सेपरेट इक्विपमेंट रहता है या क्यों मना कर दिया जाता है आमतौर पर बच्चों को इको करने से? नहीं, देखिए, बच्चों का इको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए। यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन डूइंग पीडियाट्रिक इकोज, और आफ्टर adequate training and with experience you learn that art, and at the same time you have to have patience to do the pediatric echo, क्योंकि बच्चे कई बार इरिटेबल होते हैं, कंटिन्यूस क्राई करते हैं, और कई बार हमें वेट करना पड़ता है बच्चे को रिलैक्स करने के लिए। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग के बाद फिर एको करना पड़ता है बच्चा ताकि सो जाए। So you have to have lot of patience, and it is an art, and to do a pediatric echo it takes significant time. अगर एक एडल्ट के कंपैरिजन में बच्चे का इको करने में टाइम भी अधिक लगता है, और उसके लिए स्पेशल प्रोब चाहिए होता है, एंड देन ऑल दीज थिंग्स आर द डिफरेंसेस व्हिच आर देयर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मेरा, ये तो पीडियाट्रिक इको हो गया। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, सभी के पास होते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है घर में, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, बच्चा कुछ खाता नहीं करके इतना ज़्यादा खाना खिला देते हैं कि बच्चा इवेंचुअली एक चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी मोटापे से ग्रसित हो जाता है। सो आपको कुछ क्या कार्डियक प्रॉब्लम्स ओबेस बच्चों में देखने को मिलती हैं, या व्हाट कम्स अक्रॉस? आई नो व्हाट कार्डियक प्रॉब्लम्स पीपल फेस, बट आई वांट कि आप एक शॉर्ट में बताओ कि मोटापा कार्डियक प्रॉब्लम्स कैसे कर सकता है, कि खाली सेहत खराब होना या डायबिटीज सब लोग कर देते हैं मोटापे से एसोसिएटेड, बट एक कॉमन चीज़ जो हम मिस करते हैं मोटापे से एसोसिएटेड, दैट इज कार्डियक इश्यूज। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा उसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज करें कि बच्चों में मोटापा भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट कि एक चबी बच्चा है तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर क्षितिज आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। तो बच्चों में जो बच्चे मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं एक्सेसिव ईटिंग की वजह से, जिसको हम लोग एक्सोजिनस ओबेसिटी भी बोलते हैं,
और बच्चों में यदि ओबेसिटी है तो आपको उसका कारण जानना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द जो कॉमनेस्ट रीज़न इज़ कि एक्सेसिव ईटिंग की वजह से। तो उसमें जो हार्ट एलिमेंट्स जो उसमें पॉसिबल हैं, उसमें जो ब्लॉकेजेस का जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स एट अ वेरी वेरी यंग एज। इवन इन द टॉडलर एज ग्रुप जो फैटी स्ट्रीक्स होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं दिल की धमनियों में। और यदि हम लोग बचपन से ही बच्चे का जो लाइफस्टाइल है, आउटडोर एक्टिविटीज़, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चे का अगर हम लोग रखें शुरुआत से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ एंड देन द सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ, सो उससे डेफिनेटली फ्यूचर में हार्ट इवेंट से बचा जा सकता है। और जो ब्लॉकेजेस जो मैंने बताए वो उसके प्रोग्रेशन से बचा जा सकता है। आप ये जान के हैरान होंगे डॉक्टर क्षितिज कि मैंने 19-20 साल के भी हार्ट अटैक के पेशेंट देखे हैं जिनमें कि कोई और डिजीजेस जैसे अभी तो एक मैंने आपके पास बच्ची भेजी भी थी हु अराउंड 10 इयर्स ओल्ड, जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। मतलब ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैनेजमेंट एडवाइस, सो बिल्कुल इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एज ही टोल्ड, टॉडलर एज ग्रुप ऑनवर्ड्स अगर आप डाइटरी ध्यान नहीं देंगे तो ब्लॉकेजेस की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो अदर देन जो कि आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन के पास भी जाने की जरूरत पड़ जाएगी। प्लीज़ ये ना सोचे कि हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस 50, 55, 60 साल की प्रॉब्लम है। दूसरा, मोटापा या बैड ईटिंग हैबिट्स बचपन से डेवलप ही नहीं होने देनी है। प्लीज़ टेक इट एज अ टेक होम पॉइंट। बच्चों के बारे में तो बात हो गई। बच्चों के माता पिता भी कई बार बड़े तंदुरुस्त आते हैं, उसको क्या कहा जाए। मैं तो यूजुअली डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा सा डाइट ध्यान रखने के लिए एक जेंटल वे में समझा देता हूँ, बट कई बार बार बोलने के बाद भी मुझे लगता है 6 महीने पे फॉलोअप में लेता रहता हूँ बच्चे का, तो देखता हूँ माँ बाप बहुत सेंसिटाइज नहीं है। तो हाउ ऑफन, मेरे पास जैसे जो एज ग्रुप आता है पेरेंट्स का, दैट इज 25 to 45। बिल्कुल। हाउ ऑफन डू यू सी, कितने कॉमनली आप इस एज ग्रुप में हार्ट अटैक्स पाते हो आज के सिनेरियोज में बिकॉज ऑफ ओबेसिटी या ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी? बिल्कुल नहीं डॉक्टर क्षितिज, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और आप ये जान करके हैरान होंगे कि इंडिया में जो हार्ट डिजीज़ का जो प्रिवेलेंस है वो वेस्ट की तुलना में ऑलमोस्ट अ डेकेड या 10 to 15 ईयर्स अर्लियर इफेक्ट कर लेता है। इसका मतलब कि जो एज ग्रुप आपने मेंशन करी पेरेंट्स की, सो मैनी अ टाइम्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ माय हार्ट पेशेंट्स आर इन दिस एज ग्रुप। सो दिस इज़ अ वेरी बॉदरिंग फिगर इंडिया के लिए। और इसमें ओबेसिटी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो जननी है बहुत सारी बीमारियों की, ब्लड प्रेशर की, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब कि सोते सोते सांस रुक जाना, खर्राटे की जो बीमारी है, पार्टनर का जीवन खराब करने के लिए मोर देन इनफ है। तो प्लीज़ समझिए, बहुत सारे आप में से वीडियोस देखेंगे जो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं बहुत बार समझा भी चुका हूँ, इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया है कि शायद कोई और समझाए तो मे बी आप लोग ज़्यादा अच्छे समझें। बट प्लीज़ अपने वेट पर ज़रूर काम करें। एक चीज़ और, एक वेस्ट रेशो होता है अपना। हाँ, वेस्ट हिप रेशो, हाँ, तो वो तोंद कैसे कम करनी है? ओके, सो इसके लिए जैसे डॉक्टर क्षितिज आपने बताया कि आप पेरेंट्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आप सेंसिटाइज करते हैं। सो इट इज़ अ रिपीटेड प्रोसेस, यू हैव टू सेंसिटाइज देम अगेन एंड अगेन, उनको बताना पड़ता है। तो एक हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए यू हैव टू कम डाउन ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, आपको रिस्ट्रिक्ट करने हैं। और प्रोटीन का इंटेक एज पर बॉडी वेट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कंज्यूम करना है। सैचुरेटेड फैट्स जो वनस्पति या घी का कंजम्पशन मिनिमल रखना है। मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है एज अ कुकिंग मीडियम। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 to 15 minutes of vigorous activity और half an hour of brisk walking 5 to 6 days a week हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल पाया गया है। स्मोकिंग जो कि यंग एज ग्रुप में, यंग पेरेंट्स में काफ़ी प्रेवलेंट रहता है, तो उसको अ टोटल नो टू स्मोकिंग। एंड साउंड स्लीप, 6 to 7 hours ऑफ साउंड स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और स्ट्रेस फ्री जीवन जीने की कोशिश करें, जिससे कि आप हार्ट की डिजीजेस से बच सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, एटलीस्ट कोशिश करिए 2-4 तो स्टार्ट कर ही सकें। एंड एक और क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन,
हाउ अर्ली एक कार्डियक चेकअप के बारे में आदमी को सोचना चाहिए? पहले तो पोस्ट रिटायरमेंट माना जाता था 60 इयर्स प्लस पे। जी। अभी हाउ अर्ली डू यू रिकमेंड कि लोगों को रेगुलर कार्डियक चेकअप के लिए आना चाहिए? स्पेशली रिस्क फैक्टर है कुछ या नहीं? यानी कि लाइक आप मोटे हो या आपको मोटापा है, आई एम सॉरी मोटे हो नहीं, अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं या शुगर की बीमारी है आपको, तब हाउ अर्ली शुड यू स्टार्ट विद कार्डियक चेकअप्स वर्सेस आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तब आपको कितनी एज पे कार्डियक चेकअप्स के बारे में सोचना चाहिए? देखिए डॉक्टर चित्ती, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत ही ग्रे एरिया है, लेकिन इसमें ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यदि किसी को डायबिटीज़ या मोटापा ओबेसिटी डायग्नोज हुआ है तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस एक हार्ट का इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम लोग ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी और नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग जैसे कि ट्रेडमिल टेस्टिंग या स्ट्रेस एको हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो, लेकिन अगर उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, या उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो मैंने पॉइंट्स बताए, और यदि वो कोविड, क्योंकि हम लोग पोस्ट कोविड एरा में हैं, और यदि वो कोविड से अफेक्ट हो चुका है तो डेफिनेटली एक बार उसको अपना हार्ट का कंप्लीट इवेल्युएशन चेकअप कराना चाहिए, और जिससे कि हम लोग फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ से बच सकें। और यदि व्यक्ति को हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं जैसे कि छाती में दर्द, सांस फूलना, धड़कन या बेहोशी चक्कर, तब तो इमिडिएटली एक हार्ट का इवेल्युएशन डेफिनेटली बनता है और कराना भी चाहिए। और जैसे मैंने बोला, इंडिया में हार्ट डिजीज़ ऑलमोस्ट अ डेकेड अर्लियर इफेक्ट कर रही है, सो एक 30 एज के बाद डेफिनेटली अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो एटलीस्ट आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज एक लिपिड प्रोफाइल और एक बेसिक कार्डियक एटलीस्ट एक कंसल्टेशन इज इम्पोर्टेंट। हार्ट के लिए डिस्कशन मैंने आपसे आज इसलिए किया बिकॉज पिछले 6 महीनों में मेरे 2 बच्चे, मेरे 2 पेशेंट्स ने अपने माँ बाप को इससे जूझते देखा। एक सर्वाइव कर पाए, दूसरे नहीं। दोनों ही फादर्स अंडर 40 थे। सो किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, बट अपना ध्यान रखना ये डेफिनेटली हमारे हाथ में। सो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि सारी बातें इनकी शायद आप ना मान पाएँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, लेकिन मानना शुरू करिए। प्रॉबेबली धीरे धीरे एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मैनेज होंगे। एंड कुछ भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स या क्वेरीज होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर नीरज वरयानी टू रिप्लाई। एंड अगर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं विल हैव अनदर सेशन, एंड मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी अपडेट कर दूंगा ताकि अगर आप में से इनसे कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। थैंक यू सो मच।